Good morning, student. Now today we discuss the chapter number 6 molecular basis of inheritance. ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 लग कंप्लीट हो चुका है. आज हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे. ये चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है. तो ये चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. जो चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था वो जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट था, और ये जो चैप्टर नंबर 6 है ये भी जेनेटिक्स का पार्ट है. आप यूँ मान के चलिए वो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट है. ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई एक सेल है, ठीक है, तो एक सेल के पास में एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है ना. एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. इस मॉलिक्यूल के पास में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी स्टोर होती है. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? इस मॉलिक्यूल को कहेंगे न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, सेल के पास एक मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी कलेक्ट है. ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल है जिसके पास में जितनी भी सेल की जितनी भी इंफॉर्मेटिव मतलब जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कलेक्ट होती है. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं. ये आप आगे पढ़ के आए हैं. ठीक है, कौन कौन से हम बता सकता है कोई? RNA एंड DNA. ठीक है, RNA और DNA क्या है? न्यूक्लिक एसिड है. ये न्यूक्लिक एसिड है. ठीक है, DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, जबकि RNA की फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो ये था न्यूक्लिक एसिड के पास में सेल की जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट होती है. और न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, RNA एंड DNA. ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो मतलब उसके 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, उसके 3 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है उसका नाइट्रोजन बेस. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है उसका? नाइट्रोजन बेस. सेकेंड है उसका न्यूक्लियोसाइड. थर्ड है उसका न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो होता है उसका नाइट्रोजन बेस, है ना, जितने भी नाइट्रोजनस बेस होते हैं, और न्यूक्लियोसाइड सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट होता है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, अब इसको बारी बारी से देखते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, साइड एंड टाइड. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजिनस बेस को. इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने केमिस्ट्री के अंदर अपने केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसके अंदर आपने मतलब ऐसे रिंग वाली काफ़ी सारे रिंग वाली स्ट्रक्चर्स आती है ना, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जितनी भी रिंग्स होती है वो रिंग्स वाली स्ट्रक्चर उसके अंदर आती है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ. ठीक है, तो जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, इन नाइट्रोजन बेस के अंदर भी 2 तरह की रिंग होती है, 2 टाइप की रिंग्स पाई जाती हैं. ठीक है, देखो ये यूँ कहें कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वाले को बोलते हैं प्यूरीन, सेकंड वाले को बोलते हैं प्रिमिडिन. खैर आपने 10th में पढ़ा होगा इसको, 11 में थोड़ा सा डिटेल, 12th में ये थोड़ा सा डिटेल में है, 10th में शायद इसका कुछ इंट्रोडक्शन जैसा कोई पार्ट है आई थिंक. तो प्यूरीन और प्रिमिडिन नाइट्रोजनस बेस के 2 टाइप हैं. अभी जो प्यूरिन है हमारी, इस प्यूरिन के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर डबल रिंग प्रेजेंट होती है, डबल रिंग. ठीक है, जबकि प्रिमिडिन के अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है, 1, 2 एंड 1. ठीक है, अब ये जो हमारी प्यूरिन है, प्यूरिन के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं? एग्जाम्पल एडेनिन, दूसरा है गुआनिन. ठीक है, ये 2 ही आते हैं. इसको कैपिटल A से, इसको कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, प्रिमिडिन के अंदर आता है हमारा साइटोसिन, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगला होता है थाइमीन, जिसे T से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड लास्ट होता है यूरेसिल, जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये जो थाइमीन है, इस थाइमीन का सेकेंड नेम है 5-मेथिल यूरेसिल. इस थाइमिन का सेकेंड नाम भी हमारी बुक में दिया हुआ है 5-मेथिल यूरेसिल. ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन के अंदर कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको. एडेनिन और गुआनिन किसके अंदर आता है? प्यूरिन के अंदर. और प्यूरिन के अंदर कितनी चेन पाई जाती है?
मतलब सॉरी कितनी रिंग पाई जाती है, 2 रिंग पाई जाती है। pyrimidine के अंदर 1 रिंग पाई जाती है और इसके अंदर आते हैं साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल को बार बार से पढ़ना आप लोग। और ये प्यूरिन को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे स्टार्टिंग में ये क्या है, पूरी 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 आ रहा है ना, पूरी। तो आपको पता है जब भी पूरी पूरी वैसे कैसे होती है, गोल पूरी खाते हैं ना अपन, पूरी वाली पूरी। जब हम पूरी खाते हैं तो एक से ज़्यादा ही खाते हैं ना, एक पूरी में तो पेट भरता नहीं है हमारा, तो एक से ज़्यादा खाते हैं, तो उससे ध्यान रख लेना आप, पूरी हम एक से ज़्यादा खाते हैं, इसका मतलब इसमें एक से ज़्यादा रिंग होगी। ठीक है, तो 2 ही रिंग होगी और सिंगल रिंग होगी pyrimidine के अंदर। तो ये था हमारा नाइट्रोजिनस बेस। अब देखो ये जो हमने पढ़ा ये DNA RNA, तो DNA के अंदर देखो कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं। A होता है, एक G होता है, एक C होता है, एक T होता है। एडेनिन, साइटोसिन, एडोनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, उसी तरीके से RNA के अंदर होता है A, G, C एंड U। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। RNA के अंदर T की जगह पे, इस T की जगह पे U पाया जाता है, यानी यूरेसिल प्रेजेंट होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके अंदर, बेसिक और बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है RNA और DNA के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसके बाद सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अभी न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब भी शुगर के अंदर नाइट्रोजन जो बेस होते हैं, है ना, नाइट्रोजन बेस जो हमने पढ़े ACTG, जब नाइट्रोजनस बेस के अंदर शुगर ऐड हो जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और नाइट्रोजनस बेस क्या क्या हो सकते हैं, ATGC, है ना। RNA में T की जगह U प्रेजेंट होगा। ठीक है, RNA में T की जगह U प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब ये जो शुगर होती है ना, ये शुगर होती है पेंटोज शुगर। कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर, है ना, 5 कार्बन वाली शुगर पाई जाती है इसके अंदर। अब ये जो शुगर होती है RNA और DNA में अलग अलग होती है। ठीक है, RNA के अंदर होती है राइबोज शुगर और DNA के अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, ये पाई जाती है DNA के अंदर और ये पाई जाती है RNA के अंदर। ठीक है, तो देखो क्या समझा हमने कि नाइट्रोजनस बेस के अंदर जैसे ही शुगर ऐड होती है तो अब उसे हम क्या बोलेंगे, कंबाइंड रूप से उसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो शुगर होती है ये होती है 5 कार्बन वाली, इसलिए इसको पेंटो शुगर कहते हैं। अब RNA और DNA में अलग अलग शुगर होती है। RNA के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है और DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर देखो, 5 कार्बन वाली कोई चेन होगी तो उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो RNA के अंदर क्या होता है कि जो तीसरे नंबर वाला कार्बन होता है उसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पे DNA के अंदर जो तीसरे नंबर वाली कार्बन होती है उसके पास में कोई OH ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, S तो वैसे आएगा ही सही। ठीक है, तो OH ग्रुप, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि OH वाला ग्रुप जो होता है किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि कौन सी शुगर है। जैसे मान लो ये सामने है आपके, तो आपको पता है कि OH वाला ग्रुप केवल RNA के अंदर ही पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, RNA वाले न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, अगर कहीं पे आता है तो ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट, न्यूक्लियोसाइड। इसके बाद देखते हैं हम थर्ड पार्ट हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब देखो शुगर होगी, हमारा बेस हो गया। अब इसके अंदर जुड़ेगा फॉस्फेट। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप शुगर और जैसे ही, मतलब यूँ कहूँगी मैं तो कि न्यूक्लियोसाइड में, जैसे ही न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है तो फिर इस पूरे को कंबाइंड रूप से कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, पूरे को न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, शुगर और बेस मिलकर न्यूक्लियोसाइड, शुगर से याद रख लेना साइड, ऐसे साइड। ठीक है, ऐसे साइड। ठीक है, और फॉस्फेट से फिर साइड का क्लियर हो गया तो टाइड से फॉस्फेट ग्रुप ऐड होने के बाद ही बनेगा। ठीक है, तो अब जैसे मानो कि ये स्ट्रक्चर है अपने पास में। ठीक है, अब इसके पास OH ग्रुप है तो ये शुगर कौन सी होगी, राइबोज शुगर होगी, ये राइबोज शुगर होगी ये। ठीक है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे जुड़ गया ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया और इससे पहले से ये क्या जुड़ा हुआ है, बेस। ये A है ना, कुछ भी समझ, ATGC कुछ भी हो सकता है ये, है ना। तो इनसे ये शुगर जुड़ेगी, शुगर के बाद में फॉस्फेट
ग्रुप जुड़ा और इसको कंबाइंड रूप से हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो हो गए 3 पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड नाइट्रोजन बेस। क्लियर है यहाँ तक? इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तो क्या बना? एक न्यूक्लियोटाइड बना, है ना, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होती है वो बहुत सारी होती है, बहुत सारे, है ना, न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि देखो आप, ये क्या है? शुगर। OH जुड़ गया तो ये कौन सी वाली शुगर होगी? RNA के अंदर पाई जाने वाली राइबोज शुगर, ठीक है। इसके बाद में आप देखो, ये है नाइट्रोजीनस बेस, है ना। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा? A भी हो सकता है, T भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तो ये हमारा कार्बन 5 जिससे क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये तो पूरा हो गया एक तो ये पूरा होगा न्यूक्लियोटाइड। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है हमारा, है ना, ये दूसरा क्या है? न्यूक्लियोटाइड है हमारा, फॉस्फेट हो गया और इससे ये जुड़ेगा हमारा नाइट्रोजीनस बेस। तो देखो इनके बीच में ना बॉन्ड पाए जाते हैं, बॉन्ड 3 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर। सबसे पहले जो शुगर और नाइट्रोजीनस बेस के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये फर्स्ट बॉन्ड है हमारा, जो कि नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में, पेंटोस शुगर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से शुगर, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ जाते हैं। एक तो ये, दूसरा है हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। किससे जुड़ता है? शुगर से जुड़ रहा है। तो एक ये जो सेकंड वाला बॉन्ड है हमारा, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टरिक बॉन्ड। फॉस्फोएस्टरिक बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फोएस्टरिक बॉन्ड किस के बीच में पाया जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में। फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोएस्टरिक बॉन्ड। फॉस्फोएस्टरिक बॉन्ड की मदद से फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो ये 2 बॉन्ड हो गए हमारे। अब ये तो अलग से सेपरेट न्यूक्लियोटाइड था, ये अलग से सेपरेट न्यूक्लियोटाइड, तो ये भी तो आपस में कनेक्ट होंगे। मैं बता रही हूँ आपको कि न्यूक्लिक जो एसिड होता है हमारे, मतलब बहुत सारी चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो भाई इनके बीच में भी एक बॉन्ड पाया जाएगा ना, इनके इस तरह से, मतलब ये आपस में कनेक्ट रहेंगे और बहुत लंबी सी चेन बना लेंगे। तो इनके बीच में भी ये बॉन्ड पाया जाएगा। इस बॉन्ड का नाम है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे, थर्ड बॉन्ड है ये हमारा, इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टेरिक बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टेरिक बॉन्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने हैं 3 बॉन्ड होते हैं जिनकी हेल्प से क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट रहते हैं। फर्स्ट होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सेकंड होता है फॉस्फोएस्टरिक बॉन्ड, थर्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टेरिक बॉन्ड। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के, पेंटोस शुगर के बीच में, जबकि फॉस्फोएस्टरिक जो बॉन्ड होता है वो पाया जाता है फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर के बीच में। जबकि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है फॉस्फोडाइएस्टेरिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हो गए हमारे क्लियर, और न्यूक्लिक एसिड भी हो गया बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं डिफरेंस DNA एंड RNA के बीच में डिफरेंस। DNA मॉलिक्यूल एंड RNA मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस। देखो जो हमारा DNA होता है, इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है ना। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? DNA पढ़ रहे हैं कि DNA वो मॉलिक्यूल होता है जो, या DNA की हेल्प से जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, या जेनेटिक ही वो पार्ट है जिसकी मदद से पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें, है ना। मतलब मोस्टली यूजुअली इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन RNA जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कुछ स्पीसीज जैसे कि कुछ वायरस के अंदर ही पाया जाता है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर RNA हमारा जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके साथ साथ बैक्टीरियोफेज होते हैं,
बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, ठीक है। तो डीएनए तो मतलब आप ये मानो हर वो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होने के साथ साथ ये उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। लेकिन आरएनए हर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल को कैरी करे ये संभव नहीं है। ये कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर एक एज जेनेटिक मटेरियल की तरह डील करता है, ठीक है। इसके साथ अगला डिफरेंस है भाई, अगला डिफरेंस देखो कि जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंड का होता है और ये सिंगल स्ट्रैंड होता है ना। 2 स्ट्रैंड होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। कुछ आरएनए से मतलब यूँ कहूँगी मैं कि कुछ एक्सेप्शन मानो आप। वैसे तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर किसी वायरस के अंदर हम डबल स्ट्रैंड भी देख सकते हैं। रियो वायरस, हाँ, एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर आरएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड डिफरेंस देखो कि इनके अंदर शुगर पेंटोस शुगर पाई जाती है दोनों के अंदर। तो इसके अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज पेंटोस शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस। अगला देखो, हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस, पढ़ा था ना हमने। तो इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस के रूप में क्या क्या पाया जाएगा, थाइमिन होगा, एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा। जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पे क्या होगा, थाइमिन की जगह पे होगा यूरेसिल, और एडेनिन तो होगा ही सही, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं हम। इसके साथ साथ जो डीएनए होता है, डीएनए हमेशा ओनली सिंगल टाइप का होता है, मतलब ये 1 टाइप का ही होता है, जबकि आरएनए होता है 3 टाइप का, है ना। पढ़ते हुए आए हम। आरएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए से मतलब है मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर देने का काम करता है। टीआरएनए जो होता है एक एडेप्टर आरएनए की तरह काम करता है, ट्रांसफर करता है मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और जो कि आरएनए होता है ये राइबोसोम को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और ये जो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इनको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर बहुत अच्छे से देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। इसके साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है। अब डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 स्ट्रैंड होते हैं, इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है। और ये जो स्ट्रैंड होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, है ना। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन, मतलब एक स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होगी किसके अंदर ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली डीएनए के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 स्ट्रैंड है ना। इसके अंदर लार्ज नंबर में न्यूक्लियोटाइड पाए जाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होंगे, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या होगी आरएनए के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है, फ्यू होगी, कम होगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखो कि जो डीएनए होता है हम कहाँ पाया जाता है, क्रोमोसोम होता है कुछ इस तरीके से। तो उसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से अरेंज होता है ये हमारा डीएनए अरेंज होता है मतलब ये जो डीएनए होता है, ये जो क्रोमोसोम हमारा प्रेजेंट होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अलावा हमारा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल है उसके अंदर भी पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है, हमारा जो आरएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर। इसके साथ साथ जो डीएनए जो होता है ना, जितने भी जेनेटिक मैसेज होते हैं उसके लिए कोड करता है, जेनेटिक मैसेज को कोड करता है। और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है बाय द ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस है, ठीक है। जबकि आरएनए जो होते हैं, आरएनए मैसेंजर का काम करते हैं, है ना, मैसेंजर का काम करते हैं। ये मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ही ये अपना मतलब रोल मतलब एज ए कोड, मतलब एक कोडिंग करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये थे थोड़े से बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप करना, क्योंकि ये थोड़ा सा बेस है चैप्टर का।